नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र ओझा। धार से धर्मपथ आज ये सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि एक बड़े संदेश की शुरुआत बन गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हाईकोर्ट के हालिया फैसले के बाद ऐतिहासिक भोजशाला पहुंचे, जहां उन्होंने मां वाग्देवी के दर्शन पूजन कर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को नमन किया। धार की धरती पर यह दौरा केवल आस्था का नहीं था बल्कि परंपरा और प्रगति के संगम का भी प्रतीक बन गया। सीएम ने इस मौके पर शहीदों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। साथ ही भोजशाला के संरक्षण और विकास को लेकर भी सरकार की बड़ी योजनाओं का संकेत दिया। संदेश साफ था, मध्य प्रदेश में विकास का रथ भी आगे बढ़ेगा और संस्कृति का गौरव भी और तेजी से मजबूत होगा। तो क्या धर्म पथ की यह शुरुआत मध्य प्रदेश के विकास की तस्वीर को नया आकार देगी? करेंगे इसी विषय पर आज चर्चा, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। धार में सीएम डॉक्टर मोहन यादव मां वाग्देवी की पूजा अर्चना की। धार की धरती से सीएम का बड़ा ऐलान, सरस्वती लोक बनाने का ऐलान, भोजशाला लोक बनाने का किया ऐलान। धार में बनेगा भोज रिसर्च सेंटर। भोजशाला आंदोलन में शहीद हुए बलिदानियों को आर्थिक सहायता। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव धार पहुंचे। उन्होंने ऐतिहासिक भोजशाला में मां वाग्देवी के दर्शन पूजन किए और भोजशाला आंदोलन में शहीद हुए 3 बलिदानियों लक्ष्मण सिंह पंचघाटी, बंद सिंह अमझेरा, अंतर सिंह के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। साथ ही भोजशाला लोक और भोज रिसर्च सेंटर बनाने का ऐलान भी किया। सीएम ने कार्यक्रम में कहा कि 750 साल के संघर्ष के बाद भोजशाला को लेकर जो निर्णय आया है उसके लिए धारवासी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने जय जय सिया राम के उद्घोष के साथ भाषण की शुरुआत की और कहा कि गंगा दशहरा पर उन्हें भोजशाला में मां वाग्देवी के दर्शन का सौभाग्य मिला। आपका लंबा संघर्ष, 750 साल का संघर्ष, और उस संघर्ष में पुरातत्व और कई प्रकार के कारणों से न्यायालय ने दूध का दूध और पानी का पानी किया है। जब आपका ये न्यायालय का निर्णय आया और हम और आप बैठ करके विकास की तरफ देखते हैं तो आने वाले समय में धार को और आगे बढ़ाने का संकल्प करने की जरूरत है। जितने विकास के काम हैं वो सब करेंगे हैं। माता सरस्वती का लोक बनाने की घोषणा करते धार के अंदर। भोजशाला का फैसला आने के बाद सीएम मोहन यादव ने मां वाग्देवी की पूजा की। तो वहीं सीएम मोहन यादव से इंदौर ब्यूरो चीफ अखिलेश सैन ने खास बातचीत की है। इस वक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हमारे साथ खुद मौजूद हैं। सर, अयोध्या के बाद एक बड़ा फैसला आया है और उसके बाद आज खुद आप यहाँ पर पहुँचे। मुझे संतोष है कि आज इस काम से मैं आया था। विकास के लिए हम धार के लिए प्रतिबद्ध हैं और न्यायालय ने जो निर्णय लागू करने का किया, सरकार उसको लागू कर रही है। लंदन में जो वाग्देवी की प्रतिमा रखी हुई है उसको भी लाने के लिए निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। तो बिल्कुल एक तस्वीर है और मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर मंदिर में पहुंचे थे और यहाँ पर जो पूजा अर्चना है वो की गई। धार की ऐतिहासिक धरती से उठी ये तस्वीर सिर्फ आस्था तक सीमित नहीं रही बल्कि इसमें संस्कृति, सम्मान और विकास तीनों की झलक दिखाई दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हालिया फैसले के बाद ऐतिहासिक भोजशाला में पहुंचकर मां वाग्देवी के पूजन दर्शन किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शहीदों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। सीएम का संदेश साफ था कि प्रदेश में विकास का रथ भी आगे बढ़ेगा और सांस्कृतिक विरासत का गौरव भी और मजबूत होगा। तो क्या धर्म पथ पर आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश विकास की एक नई और सशक्त तस्वीर गढ़ पाएगा? पायल चौरसिया, स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, भोपाल। तो आज मुख्यमंत्री भोजशाला में थे। वाग्देवी की पूजा अर्चना की विरासत को लेकर उन्होंने तमाम घोषणाएं की, लेकिन सवाल एक महत्वपूर्ण ये है कि क्या जो धार से तस्वीरें सामने आई है, धार से जो घोषणाएं हुई है, उस पथ पर चलकर मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलेगी? ये बात तो कही जा रही, लेकिन कैसे बदलेगी, इस पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दे रहा हूं। विजय सिन्हा जी बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है विजय जी आपका स्वराज एक्सप्रेस पर। गोपाल शर्मा जी संयोजक हैं भोज मुक्ति यज्ञ
के उनका भी बहुत बहुत स्वागत है सर, आपका भी। और प्रवेश गौतम जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है प्रवेश जी। शुरुआत मैं आपसे कर रहा हूं गोपाल शर्मा जी, क्योंकि एक ऐतिहासिक फैसला आया आप लोगों के पक्ष में, एक ऐतिहासिक दिन रहा जब हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया, और आज का दिन भी कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा जब मुख्यमंत्री आज वहां पहुंचे, पूजा अर्चना की, घोषणाएं की हैं। तो वर्षों से चल रहे इस आंदोलन के बाद जब आज मुख्यमंत्री की घोषणा वहां से हुई है, इसको आप लोग किस तरह से देखते हैं? जीत के तौर पर, सम्मान के तौर पर, या आप लोगों को अभी भी लगता है कि कोई संघर्ष का अगला चरण इसमें कुछ हो सकता है? गोपाल जी। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने जो राजा भोज द्वारा स्थापित एक गौरवशाली परंपरा को नष्ट किया था, माँ को अपमानित करके बाहर कर दिया था, तब से यहाँ का हिंदू समाज अपनी माँ के गौरव की पुनः स्थापना के लिए संघर्ष था। 720 साल बाद संविधान के दायरे में लेकर न्यायपालिका ने जो निर्णय दिया है, जो कल तक मस्जिद कहलाती थी आज वह मंदिर में स्थापित हुई है। आज जब माननीय मुख्यमंत्री जी मंदिर में पधारे तो निश्चित ही ऐसा पहली बार ऐसा लगा कि हिंदू समाज का सुनने वाला भी आज कोई है। इतने साल तक जब भी हम देखते थे बचपन से कि कोई जो भी मुख्यमंत्री आते थे पहले तो बाहर चादर चढ़ा के चले जाते थे, लेकिन पहली बार ऐसा लगा है कि कोई हमें इस माँ के मंदिर में आकर पूजन हुआ है। तो निश्चित ही आने वाले समय में जब तक भोजशाला की मुक्ति और गौरव की पुनः स्थापना नहीं हो जाती, हम अपना काम जारी रखेंगे। आज मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है सरस्वती लोक की, यहाँ का हिंदू समाज उनका हृदय से आभार व्यक्त करता है, उनका साधुवाद। उन्होंने आज हिंदू समाज की सुनी है। इनके ही कारण इस बार अखंड पूजा हो पाई थी, लेकिन इसके पहले जब भी शुक्रवार आता था हिंदू समाज अपमानित होता था, उन्हें लाठियों से पीट कर बाहर कर दिया जाता था। पहली बार इस बार बसंत पंचमी पर अखंड पूजा की है, तो इसलिए मैं उन्हें आज तहे दिल से उनको अपना मामा कहता हूँ कि उन्होंने हमें हमारी माँ की पूजन करने का अधिकार दिया था। आने वाले समय में जब सर्वश्री लोक बनने का तो निश्चित ही माँ के गौरव की पुनः स्थापना होगी। लेकिन गोपाल जी, सबसे बड़ी अपेक्षा क्या है? क्योंकि लंबे समय से आप लोग आंदोलन करते रहे और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आप लोगों को भरोसा नहीं था कि कोई ऐसा मुख्यमंत्री आएगा, कोई ऐसा नेता आएगा या कोई ऐसी सरकार आएगी जो इन सब विषयों पर बात करेगी, घोषणाएं करेगी, विस्तार को लेकर घोषणाएं होंगी। लेकिन अब जब सरस्वती लोक बनाने की घोषणा हुई है, इसके बाद सबसे बड़ी अपेक्षा आप लोगों की क्या है सरकार से? हमारी अपेक्षा यह है कि राजा भोज के काल में जिस प्रकार यहाँ पर संस्कृतों के ऋचाएं लिखी जाती थी, वेदों का गान होता था, अखंड यज्ञ चलता था, माँ की पूजन होता था, राजा भोज के काल में जो जो कार्य यहाँ होता था, संस्कृत विद्यालय था, तो वो सारे कार्य यहाँ पुनः स्थापित हो ताकि राजा भोज के बारे में लोग अधिक जान सके। यहाँ पर शोध फिर स्थापित होना चाहिए, क्योंकि राजा भोज के बारे में लोग ज़्यादा जानते नहीं थे। आज देश का हिंदू के इतना जानता है कहाँ राजा भोजों का गंगू तेली उस मुहावरे के नाम से, उसको भी सत्य नहीं था कि तेलंगाना राज्य के गंगदेव राजा को राजा भोज ने शास्त्रार्थ में हरा दिया था। तब कहा जाता है कहाँ राजा भोजो का तेलंगाना राज्य के गंगदेव राजा। तभी राजा भोज के बारे में शोध भी स्थापित होगा तो लोगों को उसके बारे में जानकारी निकलेगी और अपने इस गौरवशाली राजा के बारे में जानकारी प्राप्त होगी तो स्थान का महत्व बढ़ेगा और हिंदू समाज का स्वाभिमान जागेगा। चलिए ठीक है विजय जी, आपका रुख कर रहा हूं। हालांकि गोपाल जी तो हृदय की अनंत गहराइयों से धन्यवाद कर रहे हैं मुख्यमंत्री की घोषणाओं के बाद, लेकिन क्या ये कहा जाए जैसे महाकाल लोक के बाद अब सरस्वती लोक की घोषणा जिस तरह से हुई है, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का नया मॉडल बना रही है, क्या इस बात को कहा जा सकता है अब यहां से? नया मॉडल नहीं बना रही है बीजेपी का। जो ये मॉडल है ये शुरू से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आधार पर ही बने, तो ये नया मॉडल बन रहा है, ये गलत है। भारतीय जनता पार्टी सदैव से सनातन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, देशभक्ति और इसी की प्रेरणा को लेकर के इसका निर्माण हुआ था और इसी पे लगातार ये आगे बढ़ते जा रही है। और ये कहना कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद नया नया है भारतीय जनता पार्टी के लिए अतिशयोक्ति होगी। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता वो स्वयं सेवक रहा है और इस कार्यक्रम में, इस आंदोलन में भी कई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां पर योगदान दिया है। तो ऐसा नहीं है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो है वो एक नया है, ये पहले से भारतीय जनता पार्टी का मूल स्वभाव ही है।
लेकिन इसका रोड मैप क्या होगा विजय जी? ये बड़ा प्रश्न होगा कि जिस तरह से ठीक है सरस्वती लोक और राजा भोज शोध संस्थान की बात हो रही है, इसका रोड मैप क्या होगा ये भी समझना होगा, समझाना होगा। क्योंकि देखिए ना, इस पर जनता से ज्यादा ना विपक्ष अटैक करता है कि सरकार ने घोषणाएं कर दी लेकिन रोड मैप किसी के सामने नहीं है, तो आखिर उसका रोड मैप क्या होगा ये जरा समझाइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो घोषणा करती है उसको पूरा करती है। रोड मैप आपके सामने जल्दी आ जाएगा। जिस तरीके से महाकाल लोक, ओंकारेश्वर लोक और इस तरीके से अन्य जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के केंद्र है जिसका निर्माण भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी लगातार करते जा रहे हैं। माँ वाग्देवी की पूजा अर्चना के लिए, माँ सरस्वती की मूर्ति को वापस लाने के लिए उन्होंने कई प्रकार की बातें करी, जिसमें सरस्वती लोक का निर्माण भोज शोध संस्थान की वहाँ पे घोषणा करी है, जिससे राजा भोज के बारे में लोग ज्यादा से ज्यादा जान पाए। जैसे गोपाल जी ने भी बताया, तो गोपाल जी कह रहे थे कि राजा भोज के बारे में लोग जान पाए। तो जब सरस्वती लोक का निर्माण होगा तो कई प्रकार के साहित्य, कई प्रकार के सांस्कृतिक चीजें वहां पे आएंगी। आप देख सकते हैं जैसे महाकाल लोक की घोषणा हुई, महाकाल लोक बना। महाकाल लोक जब बना है, जब से वहां पे श्रद्धालुओं का आना कितनी तेजी से बढ़ गया है। बहुत ज्यादा संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे अभी उज्जैन में आ रहे हैं, ओंकारेश्वर आ रहे हैं। इसी प्रकार सरस्वती का मंदिर, माँ सरस्वती का मंदिर, माँ वाग्देवी की जो अर्चना का स्थल है, वो भी एक अपने आप में एक मानदंड साबित होगा। ये मतलब मुझे पूर्ण विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। ठीक है, लौटूंगा आपके पास। प्रवेश गौतम जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवेश जी, मुख्यमंत्री मोहन यादव की भोजशाला यात्रा को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? क्या ये कहा जाए कि मध्य प्रदेश अपनी सांस्कृतिक पहचान को नए आत्मविश्वास के साथ स्थापित कर रहा है? राघवेंद्र जी, मुख्यमंत्री मोहन यादव का धार में जाना, भोजशाला पहुंचना, पूजा अर्चना करना अपने आप में कई संकेत देता है जो मैं समझ पा रहा हूं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की, जैसा कि अभी सिन्हा जी ने कहा कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करती है, आरएसएस जिस विचारधारा चलती है उसी से बीजेपी आई है और इनका शुरू से एम रहा। मध्य प्रदेश में भोजशाला एक ऐसा मुद्दा था, जैसे उत्तर प्रदेश में हम ले ले राम मंदिर या मथुरा का जो मुद्दा है, लगभग वैसा ही मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ध्रुवीकरण करने वाला मुद्दा था भोजशाला। कोर्ट ने निर्णय दिया, उसको मंदिर माना गया, हिंदू पक्ष में खुशी की लहर है, सबको खुशी हुई है, पूजा पाठ हुआ है, अच्छी बात। पर मुख्यमंत्री मोहन यादव को वहां जाना तो के दो तीन मायने निकाले जा सकते हैं। मैं पहला तो कहूंगा कि आरएसएस की लाइन को आगे बढ़ाना, और जैसा भारतीय जनता पार्टी करती आई है हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाना, जिसको सनातन कहिए आप, बल्कि दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि सनातन कहिए और सब वो कहने भी लग जाए। अच्छी बात है, करना चाहिए, हमारे देवी देवताओं के प्रति आस्था है, लोगों की है। वहीं जिस प्रकार से मोहन यादव जी तुरंत वहां पहुंच के गंगा दशहरे के दिन पहुंचे और ये जो प्रचार किया गया कि कोई मुख्यमंत्री नहीं आया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश देता है। यदि राघवेंद्र जी आप राजनीति को देखें तो मध्य प्रदेश में पिछले लगभग 20 सालों में 20 से ज्यादा हो गए शायद 2003 के बाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। यहाँ मुख्यमंत्री रही उमा भारती जी, मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय बाबूलाल गौड़ जी, उसके बाद शिवराज जी एक लंबा कार्यकाल उन्होंने निभाया, और अब मोहन यादव जी, बीच में कांग्रेस सरकार 18 महीनों की आई। लेकिन ये कहना कि कोई नहीं गया, ये अपने आप में कहीं ना कहीं राजनीतिक एक मैसेज देता है कि इसके पहले के जितने भी मुख्यमंत्री थे उन्होंने हिंदुत्व के एजेंडे को प्रायोरिटी में नहीं रखा, और मोहन यादव जी उसको प्रायोरिटी में रखकर आगे बढ़ रहे हैं। सरस्वती लोक की जिस प्रकार से घोषणा की गई, कहीं ना कहीं मोहन यादव जी राजनीतिक तौर पर अपनी हिंदुत्व वाली छवि को और ज्यादा प्रगाढ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि महाकाल लोक की बात अभी सिन्हा जी ने की, बहुत अच्छी बात, और ये बात भी सत्य है कि महाकाल लोक बनने के बाद वहां पे फुटफॉल बढ़ा है, यानी कि जो तीर्थयात्री हैं, जो दर्शनार्थी हैं, उनके संख्या में बढ़ोतरी हुई है, उसका कहीं ना कहीं नतीजा दिखता है। लेकिन वो महाकाल लोक शिवराज सरकार के समय बनाया गया था, ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कहते, ना शायद बीजेपी के प्रवक्ता कहते, क्योंकि अभी जो एक मोटो चल रहा है कि मोहन यादव जी को सशक्त करना है एक हिंदुत्व ब्रांड लीडर के तौर पे। मैं फायर ब्रांड नहीं कहूंगा, लेकिन हिंदुत्व ब्रांड लीडर की बात कहूंगा कि उनको जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी प्रोजेक्ट कर रही है आने वाले समय के लिए, जैसे सिंहस्थ एक बहुत बड़ा आयोजन 2028 में होना है, चुनाव के ठीक पहले पूरी सरकार की कवायद लगी है कि उसको सफल किया जाए, और ये भोजशाला का जो निर्णय आया तो मुख्यमंत्री जी पहुंचे। और मुझे ऐसा लगता है कि रोड मैप की बात आपने की तो शायद सिन्हा जी बता नहीं पाए, अभी जानकारी भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव के पहले, 2028 चुनाव के पहले भोजशाला में जो सरस्वती लोक की घोषणा की है वो धरातल पर उतर आएगा, और उसका उद्घाटन भी शायद तक हो जाएगा, जिससे नो डाउट हिंदू जो आस्था प्रेमी हिंदू धर्मावलंबी हैं उनमें खुशी की भी बात होगी। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन
सिर्फ धार्मिक मायने नहीं है, राजनीतिक। मैंने कहा कि मोहन यादव जी एक लंबी पारी की ओर बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उनको प्रमोट कर रही है कि अब मध्य प्रदेश में एक स्ट्रॉन्ग हिंदू लीडर मौजूद है जो हिंदुत्व की या सनातन की आस्था के प्रति समर्पित है। जो अभी तक के प्रचार में जो पूर्व मुख्यमंत्रियों के नाम ना लेना, मुझे थोड़ा सा मैं अपनी बात कहूं तो मुझे चौंकाता है कि आखिर शिवराज जी का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा, जबकि वो इतने लंबे समय तक वहां रहे। भोजशाला को लेके मुझे जहां तक याद आ रहा है, तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी ने भी कई बार हिंदुओं के समर्थन में भी बयान दिया था कि इसका निराकरण जल्दी होना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के किसी लीडर ने ना कहा हो, सब यही चाहते थे कि होना चाहिए, तो वो हो रहा है। तो सिर्फ मोहन यादव का नाम क्यों? विजय जी ठीक है, जवाब ले लेता हूं। विजय जी, जो बात प्रवेश जी कर रहे हैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूं। सिर्फ आस्था का विषय है या कोई पॉलिटिकल मैसेज, कोई राजनीतिक संदेश भी इसके पीछे छिपा हुआ है? इसका जवाब दो, फिर गोपाल जी आपके पास आता हूं। देखिए, ये पूर्ण आस्था का विषय है। इसमें क्या राजनीति करेंगे? सनातन के साथ भारतीय जनता पार्टी कभी राजनीति नहीं करेगी। ये पूर्ण आस्था है। माननीय मोहन यादव जी के सनातन में आस्था है। भोजशाला का मुक्ति हुई है, भोजशाला के अंदर अभी उसकी मूर्ति की वापसी होना बाकी है। उसके लिए भी माननीय मोहन यादव जी ने बताया कि वो भी उसके लिए प्रयास करेंगे। दूसरी चीज ये है कि आस्था और राजनीति दोनों अलग होती है। ये पूर्ण आस्था का विषय इसलिए है कि कई वर्षों से हिंदू समाज वहां पे आंदोलन कर रहा था। कई वर्षों के बाद आज भोजशाला से मुक्ति का रास्ता खुला है। और इस प्रकार की चीजों में अगर हम राजनीति ढूंढने जाएंगे तो इसका कोई मायने नहीं है कि इसमें राजनीति है, ये है। देखिए, हम जो करेंगे उसमें सब विपक्ष का काम है राजनीति बताना कि ये राजनीति के लिए हो रहा है, ये राजनीति के लिए हो रहा है, ये भी राजनीति के लिए हो रहा है, ये भी राजनीति के लिए हो रहा है। अंतिम अनलेस आखिर में जो है सब प्रशासन के लिए हो रहा है, एक अच्छी सरकार चलाने के लिए हो रहा है। जैसे कि भाई साहब ने बताया अभी कि महाकाल लोक बना, उसके कारण वहां पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी। आज सरस्वती लोक बनाने की घोषणा सिर्फ की है। जो घोषणा करी है तो वो जल्दी उसका रोडमैप के सामने आएगा। किस तरीके से हम भोजशाला के लिए उसके आसपास के क्षेत्रों में किस प्रकार के निर्माण होंगे, क्या सरस्वती लोक की परियोजना आएगी, उसकी ड्राइंग आएगी, उसके टेंडर्स होंगे, बहुत सारी चीजों का भी निर्माण होना। लेकिन विजय जी, विपक्ष सवाल उठाता क्यों है सांस्कृतिक मुद्दों पर? मैं चाहता हूं कि इस पर आप छोटा सा टिप्पणी दे दें कि विपक्ष को सांस्कृतिक मुद्दों पर आप कहां देख रहे हैं, बीजेपी कहां देख रही है विपक्ष को? देखिए, विपक्ष का जो काम है सिर्फ आरोप लगाना। और जहां भी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात आती है, हिंदुत्व की बात आती है, सनातन की बात आती है, विपक्ष का एक ही काम है, जब पुष्टिकरण के लिए वो खड़ा हो जाता है, इनको एक तरफा वोट बैंक नजर आता है। इस कारण में पुष्टिकरण के कारण हर इस प्रकार के मुद्दों पर सवाल उठाना उनका काम है, उनका धर्म है, क्योंकि इसके अलावा वो कुछ कर नहीं सकते। क्योंकि उन्होंने हिंदू समाज के लिए कभी कुछ किया नहीं, उन्होंने सनातन के लिए भी कोई कुछ नहीं किया। यही बंगाल चुनाव होता है तो बंगाल में मुस्लिमों को खुश करने के लिए चले जाती है, कहीं किसी वोट बैंक को खुश करने चली जाती है, केरल में कहीं क्रिश्चियन को खुश करने के लिए चले जाते हैं। तो जब सनातन की बात आती है तो विपक्ष का भागना और इसको पेट में दर्द देना ये स्वाभाविक है। इसको मुझे लगता है गोपाल जी और बेहतर तरीके से बताएंगे। गोपाल जी, आपको क्या लगता है जो राजनीतिक उपयोग को लेकर सवाल उठ रहे हैं? विपक्ष के अलग सवाल हैं कि सरकार जो है घोषणाएं तो मोहन यादव ने की वहां से जाकर, लेकिन ये पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए किया गया है। आप लोग क्या समझते हैं? क्योंकि लंबा इंतजार आप लोगों ने किया है, एक लंबा संघर्ष आप लोगों ने किया है, लेकिन आपके साथ साथ एक दूसरा पक्ष भी संघर्ष कर रहा था और आज भी सुप्रीम कोर्ट तक वो पक्ष पहुंचा हुआ है। तो इस बीच राजनीतिक उपयोग को लेकर आपकी क्या टिप्पणी होगी? और दूसरा सवाल ये कि आपसी सौहार्द ना बिगड़े, इसको लेकर आप लोग किस तरह की व्यवस्था या सरकार से किस तरह की उम्मीद करते हैं? क्योंकि दोनों चीज को बैलेंस करना वहां, और खास करके ऐसे मुद्दों पर जो मुद्दे संवेदनशील होते हैं वहां महत्वपूर्ण हो जाता है। गोपाल जी, देखिए, ये तो पिछले 1952 में महाराजा भोज विश्व समिति का गठन किया गया, हमारे पूर्वजों ने इस विचार को बोया था। वो तभी से हम भोजशाला के विचारों को लेकर समाज में जन जागरण कर रहे थे। धीरे धीरे सत्याग्रह के माध्यम से हमने समाज का जागरण किया और राजा भोज के विचारों को समाज के बीच में रोपित किया, तब समाज ने हमारा साथ दिया। 2002 में उमा भारती जी ने भोजशाला को लेकर पूरे जिले भर में जन जागरण भी किया था, पूरे प्रदेश में। और उन्होंने भी घोषणा करी थी कि माँ जल्दी मुक्त होगी। 21 फरवरी 2003 में माननीय शिवराज जी जब सांसद थे, उन्होंने आकर के जब भोजशाला के ताले लगे हुए थे तो केंद्र की टीम में आकर के अहलूवालिया जी, नरेंद्र सिंह तोमर आए थे। उन्होंने भोजशाला के अपनी रिपोर्ट में जो कहा था तो भोजशाला के ताले खुले थे, उनका भी साधुवाद है। पर इतने दिनों में हमने बचपन से जो देखा था कि कोई भी सीएम यहाँ नहीं आया था,
मंदिर के अंदर, क्योंकि कोई टेक्निकल समस्या थी। लेकिन जो भी यहाँ आते थे अन्य राजनीतिक पार्टी के, तो वो बाहर चादर चढ़ाने जरूर आते थे। तो वो भी तो उनकी आस्था थी वहाँ पर। क्या वो राजनीति नहीं है कि जो आते थे वो बाहर, कांग्रेस सरकार में जो मुख्यमंत्री आते थे बाहर चादर चढ़ाने आते थे, लेकिन माँ के मंदिर में नहीं आते थे। आज अगर हमारे विचारधारा के कोई बैठे हैं तो आकर उन्होंने मंदिर में पूजा कर लिया, तो इसमें राजनीति की बात नहीं है। ये तो धर्म के प्रति आस्था है अपनी अपनी। ठीक है, लेकिन दूसरा सवाल जो था कि आपसी सौहार्द बना रहे, उसको लेकर किस तरह की व्यवस्था बनाई जानी चाहिए और उसके लिए क्या संदेश होगा आपका? देखिए, हमने भी जो है सत्याग्रह किया है, संविधान के दायरे में रहकर न्यायपालिका से अपना न्याय मांगा है, और न्यायपालिका ने सारे एविडेंस देकर के जो न्याय दिया है कि कल तक जो भोजशाला मस्जिद कहलाती थी, आज वो भोजशाला मंदिर कहला रही है। तो हम तो दायरे में रहकर ही अपनी संघर्ष कर रहे हैं। हमें तो उनसे भी कहना है कि भैया अगर आपको लग रहा है कि हमारे पूर्वजों ने कोई गलती की है तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। हमने तो अपने मंदिर ही मांग रहे हैं ना। तो अभी तो बाहर भी काफी ऐसा कलेक्शन बना हुआ है जो कहीं ना कहीं मंदिरों के अवशेषों पर बना हुआ है। तो उन्होंने भी बाबर और हुमायूं को, अकबर को अपना आदर्श न मानते हुए इस भारतीय संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। उन्हें स्वतः वो स्थान छोड़ देना चाहिए जिससे उनको आगे जाके कोई तकलीफ नहीं हो। प्रवेश जी, एक महत्वपूर्ण चीज और समझना चाह रहा हूं। आपने पॉलिटिकली कमेंट जरूर दे दिया ध्रुवीकरण की राजनीति, और जिस तरह से गोपाल जी ने सिलसिलेवार तरीके से बताया कि कौन कौन से नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरह से पहुंचे वहां, तमाम चीजें हुई, उस संघर्ष में कौन साथ था, इनका साथी कौन था, ये तमाम चीजें। लेकिन मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं कि जब इस तरह से विरासत को लेकर सरकार आगे बढ़ती है, तो जहां विकास की बात होती है, जिस रोड मैप की बात आज वहां से हुई है, विजय जी भी जो बात कह रहे हैं, ठीक है, रोड मैप अभी नहीं है, सामने आ जाएंगे सारी चीजें, वो ब्लूप्रिंट भी सबके सामने होगा। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, जैसे महाकाल लोक के बाद जो तस्वीरें दिखी विकास को लेकर, जिस तरह के भी विकास हो, सरस्वती लोक और जो भोज शोध संस्थान की बात हो रही है, उसका असर, उसका इफेक्ट मध्य प्रदेश में क्या होगा आने वाले समय में? देखिए राघवेंद्र जी, भले कोई सहमत हो नहीं हो, लेकिन यदि आपको याद हो तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव रैली में मंगलसूत्र का हवाला दिया था। यानी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हिंदुत्व की राजनीति करती है और एक एक मुद्दा बुनाती है। आप देखिएगा चुनाव में यही भारतीय जनता पार्टी के लोग भोजशाला का मुद्दा भी बुनाएंगे, भले उसमें आरोप। लेकिन प्रवेश जी, ये तो दूसरी पार्टी, दूसरे पक्ष के लिए भी है ना ध्रुवीकरण की राजनीति जो आप कर रहे हैं। एक पक्ष दूसरे पक्ष के साथ है, दूसरा पक्ष दूसरे पक्ष के साथ है। बिल्कुल, आपके पास पूरा टाइम है, आप अपनी बात रखिए जी। मैं वही दोनों करते हैं, सब करते हैं। तो ये मैं कह रहा हूं कि ये कहना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है कि नहीं है। हाँ, आस्था का विषय है, क्योंकि ये बात भी सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी की जितनी आस्था हिंदुत्व के तरफ है, उतनी शायद किसी अन्य दल की अभी तक मैंने नहीं देखी है। तो ये स्वागत योग कदम है। अब इसके बाद एक और चीज जुड़ती है मोहन यादव जी के वहां तुरंत पहुंचने पर, जो मैं समझ पा रहा हूं, मेरी समझ में बता दूं कि मालवा क्षेत्र में आता है वो इलाका। मालवा क्षेत्र में से मुख्यमंत्री जी आते हैं उज्जैन से, महाकाल लोक है, और जिस प्रकार से तैयारियां चल रही हैं वहां पे जो दर्शनार्थी हैं, श्रद्धालुओं की संख्या बड़ी है। तो किसी ने, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मालवा क्षेत्र में किसी भी तरह की ऐसे चीजों को, या ऐसे धार्मिक स्थल हो या लोगों की सेंटिमेंट से जुड़ी हुई बातें हो, मोहन यादव जी छोड़ना नहीं चाहते, उसको तुरंत कैप्चर करना चाहते हैं। आपको याद होगा देवी अहिल्याबाई को लेकर भी एक उन्होंने घोषणा की थी, शायद महेश्वर में कोई कार्यक्रम हुआ था, मार्च 2024 या 25 की बात है, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं। तो मालवा क्षेत्र है, मुख्यमंत्री जी का होम टाउन या होम क्षेत्र कह लें, तो उनका आना स्वाभाविक है। हिंदू धर्म की आस्था है, मेरी खुद की आस्था है, मैं भी वहां जाऊंगा, कभी मौका लगा तो सरस्वती जी की पूजा करूंगा मैं। और मुझे इंतजार होगा कि मध्य प्रदेश सरकार कितनी तेजी से हमारी जो मूर्ति है हमारी देवी माँ की, वो विदेश से लाने के लिए कितनी तेजी से कदम बढ़ाती है। और मैं चाहूंगा कि वो जल्द से जल्द यहाँ आए ताकि वो जब पूजा हो सके। लेकिन मैं फिर यही दोबारा दोहराना चाहता हूँ कि पुराने नेता आए, उनके नाम आए, लेकिन अभी वर्तमान में जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जिस तरह से बीजेपी या बीजेपी समर्थित नेता या अन्य लोग प्रमोट कर रहे हैं, वो मोहन यादव जी को ऊपर कर रहे हैं, जिसका कहीं ना कहीं आप इस चीज के आपके रिकॉर्ड में रहेगा, चुनाव के समय ये मुद्दा प्रमुखता के साथ चर्चा में आएगा। शर्मा जी भी मुस्कुरा रहे हैं, यानी वो भी मानते हैं। बट ठीक है, देखिए, आप जिन लोगों के लिए काम करते हैं, उन लोगों की आस्था के लिए आपने काम किया है, तो चुनाव में बताने में कोई परहेज नहीं है कि हाँ साहब हमने काम किया है, आप हमें वोट दीजिए। ये एक सिंपल सी बात है। चुनाव में जनता न्यायिक प्रक्रिया के जरिए फैसला आया प्रवेशी, और सरकार जो सरकार जिस वक्त में है, अगर उसको अब बता रही है, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये सारी सरकारें करती हैं कि उनके कार्यकाल में जो चीजें हुई उनको गिनवाया जाए चुनाव में। लेकिन ठीक है, आप जो बात कर रहे हैं आपकी जगह है। विजय जी, आखिरी कमेंट आपसे ले रहा हूं, क्योंकि एक अब मैसेज देने की बारी है, क्योंकि तमाम बड़े सवाल इसके बीच खड़े हो रहे हैं।
आस्था और पॉलिटिकल, मतलब राजनीति और आस्था के बीच जो लाइन क्रिएट हो रही है, उसके डिफरेंस पर मैं चाहता हूं कि एक आखिरी स्टेटमेंट आप दे दें और भरोसा दिला दें, क्योंकि आपके साथ गोपाल जी जरूर हैं, गोपाल जी के लोग आपके साथ हैं, उस आस्था से जुड़े हुए तमाम आपके साथ लोग हैं, लेकिन समझाना और आश्वासित करना कि आस्था और राजनीति दोनों अलग अलग चीजें रहेंगी पूरे मध्य प्रदेश में, इसको लेकर मैं चाहता हूं कि मैसेज दे दें। देखिए, आस्था और राजनीति के बीच में ना बहुत बारीक लकीर है। एक हम सनातन की बात करते हैं और एक हम करते हैं पोलराइजेशन की बात। अभी कुछ दिन पहले ही किसी चैनल पर डिबेट था और मुझे भाजपा पे आरोप लगाया कि पोलराइजेशन कर, बंगाल में पोलराइजेशन हो गया, ये हो गया। अब पोलराइजेशन क्या होता है? पोलराइजेशन, भाई कांग्रेस ने अगर मुस्लिम वोट बैंक के लिए एक तरफा निर्णय लिए तो वो पोलराइजेशन नहीं है। बट अगर भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व और सनातन के लिए कोई डिसीजन ले लिया, कोई बयान दे दिए, तो ये पोलराइजेशन। तो ये जाति और धर्म के नाम पे पोलराइजेशन की भी अलग अलग परिभाषा बनाना, ये विपक्ष का बड़ा काम है। तो सनातन, राजनीति और आस्था, ये तीनों अपने आप में अलग है। राजनीति करना, चुनाव लड़ना, चुनाव में हम ये मुद्दा जरूर बना सकते हैं, हम ये जरूर बोल सकते हैं कि हम हिंदुत्व के लिए काम करते हैं, हम सनातन के लिए काम करते हैं। सरस्वती लोग बनेगा। ठीक है विजय जी, समय हमारे पास कम है। इस उम्मीद के साथ कि आज जो घोषणाएं हुई हैं उनके आधार पर जब इमारतें खड़ी होंगी तो मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलेगी, विकास की रफ्तार नजर आएगी और आस्था को लेकर जो बात है दोनों पक्षों के बीच में बरकरार रहेगी। फिलहाल इस चर्चा को ही समाप्त कर रहा हूं। बहुत शुक्रिया विजय जी आपका, गोपाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और प्रोफेसर गौतम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में। तो धार की ऐतिहासिक भोजशाला एक बार फिर आस्था और राजनीति दोनों के केंद्र में रही। मुख्यमंत्री के दौरे और पूजा अर्चना के साथ यहां एक नए संदेश की शुरुआत मानी जा रही है, जहां सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और विकास को आगे बढ़ाने की बात कही गई। शहीदों के परिजनों को आर्थिक सहायता और भोजशाला लोक व शोध संस्थान की घोषणा ने इस कार्यक्रम को और अहम बना दिया। लेकिन सवाल यही है कि क्या भोजशाला को लेकर शुरू हुआ यह नया अध्याय धार के विकास और सांस्कृतिक पहचान को नई दिशा देगा? यही सबसे बड़ा सवाल इस वक्त धार में जब मुख्यमंत्री पहुंचे उसके बाद से सामने आ रही है और उम्मीद है कि इस घोषणा के बाद, इन घोषणाओं के बाद तस्वीर बदलेगी और धार से जो धर्मपथ निकला हुआ है उस धर्मपथ पर चलकर मध्य प्रदेश आगे विकास की राह पर बढ़ेगा। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।